नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की छोटी मोटी जानकारियां आसान शब्दों में उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने 2 शॉर्ट वीडियोस डाले थे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस और उससे संबंधित छोटे छोटे प्रोविजंस के बारे में मैंने चर्चा की थी। उस पर मुझे बहुत सारे कॉल्स आए और कई लोगों ने मुझसे एक डिटेल वीडियो बनाने की भी मांग की। तो उन्हीं लोगों की मांग पर मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक डिटेल वीडियो कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रोविजंस पर बनाया जाए। तो इसी के लिए आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज पर चर्चा करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए है, किंतु उसको समझने के साथ साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरी आपसे हमेशा की तरह फिर एक बार गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए डेफिनेशंस के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वो हर एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन को यदि हम देखें तो इसमें 2 बातें निकल कर आ रही हैं। पहला, एक एग्रीमेंट और दूसरा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होगा, किंतु हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा इसके लिए उस एग्रीमेंट का इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, किंतु हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब अगर आप इस बात से अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा आसान कर देता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि मिस्टर ए, जिसकी उम्र 15 साल है, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और सेल करने के लिए मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल करता है। तो ये एग्रीमेंट तो है, पर क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर ए एक माइनर है और माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को हम बोल सकते हैं कि यह एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, फर्ज करें कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि यदि आप एक बैंक लूट कर उसमें से 10 लाख रुपए आप लाते हैं तो मैं आपको उस 10 लाख रुपए के अलावे अलग से और 10 लाख रुपए दूंगा। अब मिस्टर बी यदि उसकी बात पर अमल करते हुए बैंक लूट कर 10 लाख रुपए ले भी आते हैं तो क्या मिस्टर ए फिर उसको 10 लाख रुपए देने के लिए बाध्य होंगे, या क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकेंगे? तो इसका जवाब भी नहीं है। मिस्टर बी ऐसा नहीं कर सकेंगे बिकॉज मिस्टर ए के साथ उनका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया गया है। ये जो डकैती या रॉबरी का जो काम है वो लॉफुल एक्ट नहीं है और इसके लिए किसी को कोई कॉन्ट्रैक्चुअली इन्फोर्स नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इन 2 एग्जाम्पल्स से आप एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का अर्थ समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम देखें कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो दोस्तों इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में इसका वर्णन किया गया है
सेक्शन 10 के अनुसार ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. अगर इस डेफिनेशन को हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यानी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए उसमें 4 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। ये 4 तत्व हैं। नंबर 1, देयर इज सम कंसिडरेशन। दूसरा, द पार्टीज आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, देयर कंसेंट इज फ्री। और चौथा, देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। तो इनको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से अब हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा जब उसमें दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों को कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचाने के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो उसके बदले या तो उस व्यक्ति को कुछ पैसे मिलते हैं या उसे कुछ अदर बेनिफिट या अल्टरनेट बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट जो एक दूसरे को मिलता है इसे ही कंसिडरेशन कहते हैं और इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जा सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट था कि द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका अर्थ बहुत ही क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दोनों पार्टीज या जितने भी पार्टीज हैं वो सभी कंपीटेंट होनी चाहिए। अब कंपीटेंट कहने का अर्थ ये है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस सब्जेक्ट मैटर पर उनको लीगल अथॉरिटी उनकी होनी चाहिए और उनमें से कोई भी पार्टी किसी भी तरह से डिबार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि अगर कोई 15 साल का बच्चा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज वो बच्चा कंपीटेंट है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने। इन द आई ऑफ लॉ वो बच्चा कंपीटेंट नहीं है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसके विपरीत यदि कोई 2 मेजर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी जमीन के सेल एंड परचेज का, तो उनकी कंपिटेंसी ये होनी चाहिए कि जो सेल कर रहा है उस व्यक्ति का उस जमीन पर टाइटल वैलिड होना चाहिए और जो व्यक्ति परचेज कर रहा है वो उस कंसिडरेशन अमाउंट जो सेलर के द्वारा डिमांड की गई हो या जो लीगली वैलिड हो उस अमाउंट को देने में कंपिटेंट होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो वो पार्टीज कंपिटेंट नहीं मानी जाएंगी। तो इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का सीधा अर्थ क्या है। तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो था देयर कंसेंट शुड बी फ्री। अब कोई व्यक्ति यदि किसी को फोर्सफुली किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी कर लेता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जा सकता क्योंकि वो अंडर प्रेशर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इसका अर्थ है कि पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। और हमारा चौथा पॉइंट था कि उनका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट से हमारा सीधा सा तात्पर्य है कि कोई इलीगल या कोई प्रोहिबिटेड एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना हो, अन्यथा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन चारों एग्जाम्पल्स के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबिलिटी की कही वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये प्रॉमिस करता है कि यदि उसे प्रॉमिस करने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी कार्य से या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी किए गए कार्य से यदि कोई क्षति होती है, नुकसान होता है,
तो वह उस व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करेगा, यानी उसे इंडेमनीफाई करेगा। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? कोई व्यक्ति को उसके नुकसान की भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी कंसिडरेशन के बदले दूसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रॉमिस करता है। अब अगर आप सीधे सीधे इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपने कोई एक गाड़ी लिया और शोरूम वाले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच दी। इसका मतलब यह हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये प्रॉमिस कर रही है कि यदि आपके गाड़ी में विद इन दिस पीरियड कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ टूट फूट होती है या कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 और सेक्शन 125 में दिया हुआ है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक दूसरा एग्जांपल्स भी देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई ड्राइवर रखा है। अगर वो ड्राइवर आपकी गाड़ी ड्राइव करते समय कहीं पर कोई एक्सीडेंट कर देता है तो उस एक्सीडेंट की जो वाइकेरियस लाइबिलिटी आ रही है वो अल्टीमेटली आप पर ही आ रही है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयड प्रॉमिस जनरेट होता है जिसमें जो विक्टिम है, एक्सीडेंट का जो विक्टिम है, उसको कॉम्पनसेट करने की लाइबिलिटी प्रिंसिपल यानी व्हीकल ओनर की होती है, जबकि फॉल्ट ड्राइवर का है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का ही प्रिंसिपल काम करता है। तो इस तरह के ढेरों एग्जांपल्स हैं और इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि जो व्यक्ति इंडेमनीफाई करता है यानी लॉस की क्षतिपूर्ति करता है वो इंडेमनीफायर कहलाता है, और जिसको क्षतिपूर्ति का अमाउंट मिलता है वो इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है, यानी जो इंडेमनिटी का क्लेम कर सकता हो उसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इससे थोड़ा अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा 3 पर्सन होते हैं। पहला पर्सन वो होता है जो गारंटी देता है, यानी जिसे श्योरिटी बोलते हैं। दूसरा पर्सन होता है जो प्रिंसिपल डेप्टर कहलाता है, यानी वो जो लोन ले रहा है, और तीसरा क्रेडिटर कहलाता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि जब आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक अक्सर ये बोलती है कि अगर आप कोई गारंटर ला कर देंगे तभी मैं लोन सैंक्शन करूंगा, और इसके लिए आप किसी व्यक्ति को बतौर गारंटर बैंक के पास ले जाते हैं जो आपके लोन के पूर्ति होने की गारंटी देता है। यानी अगर किसी कारण से आप वो लोन नहीं पूरा कर सके तो बैंक को वो लोन वो व्यक्ति पूरा करेगा। अब यहाँ जो तीनों व्यक्ति होते हैं इनके बीच 3 कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो बैंक और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच बनता है, यानी बैंक प्रिंसिपल डेप्टर को लोन सैंक्शन जो कर रही है उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिसाइड होते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बैंक और श्योरिटी के बीच में होता है, जिसमें बैंक श्योरिटी से ये इंश्योर करवाती है कि यदि प्रिंसिपल डेप्टर लोन नहीं चुका पाए तो उसे श्योरिटी चुकाएगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में होता है, और इसमें प्रिंसिपल डेप्टर ये प्रॉमिस करता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें कि श्योरिटी को लोन चुकाना पड़े तो फिर प्रिंसिपल डेप्टर श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। पहला इंडेमनिफिकेशन होता है बैंक को श्योरिटी के द्वारा, और दूसरा इंडेमनिफिकेशन होता है श्योरिटी को प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा।
तो दोस्तों इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं और तीनों अपने अपने समय पर इन्फोर्स हो सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल डेप्टर जब लोन लेता है तो पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है और जब तक वो लोन लेता चला आ रहा है, ईएमआई भरता चला आ रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ उसने ईएमआई नहीं भरा या लोन का रकम नहीं चुका पाया तो वहाँ क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो एक्टिव हो जाता है और अब श्योरिटी उस लोन की भरपाई करता है और जब श्योरिटी लोन की भरपाई कर लेता है तब श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच का जो एग्रीमेंट है वो फिर एक्टिव हो जाता है और अब श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर से अपने लॉसेस की भरपाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काम की साबित होगी। हमारे चैनल पर इसी तरह के लीगल जानकारी युक्त वीडियोस हमेशा डाले जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि कोई आपकी किसी समस्या से रिलेटेड कोई वीडियो हम अपने चैनल पर बनाएं और डालें तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट्स लिख कर दे सकते हैं और हमारी टीम कानूनी सहायता पूरी कोशिश करेगी कि आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स पर भी हम लोग वीडियो बनाएं ताकि आपकी समस्याओं का हल या निदान पा सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।